प्रोपगेशन ऑफ एरर। शिवम भी नहीं आया आज, वो डेली छुट्टी मारने लगा। प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर से मतलब समझते हैं। जैसे मेरे पास एक फिगर थी, उस फिगर में कुछ एरर था। मान लो मेरे पास एक लेंथ है ना, लेंथ में एरर इस तरह से है, थोड़ा समझना बच्चे। मेरे पास एक लेंथ है, हम यहां लिखते हैं, मेरे पास लेंथ है ऐसे 10 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो ये आपके पास एक रेक्टेंगल फील्ड था, उस फील्ड की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चे, आपने मेजर करी 10 मीटर प्लस माइनस, यानी इसमें लेंथ 10 है, 0.5 कम हो सकती है, 0.5 ज्यादा हो सकती है, तो इसमें टॉलरेटेड एरर कितना है 0.5। अगर मैं इसी की बात कर लूं, इसके ब्रेथ की बात करता हूं, ये जो ये बी होगा वो है बच्चे 8 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। इसका मतलब क्या है, कम भी हो सकता है ना। मैं आपसे बोलता हूं कैलकुलेट द पैरामीटर, कैलकुलेट द पैरामीटर, तो आप ऐसे ही तो करोगे, ये पैरामीटर आएगा या नहीं आएगा, हाँ पैरीमीटर या पैरा, हम लोग सरकारी के पढ़े हुए बेटा, चलो पैरीमीटर, ठीक है। तो ये पैरीमीटर आएगा या नहीं आएगा। अब आप लोग मुझे बताओ इसके पैरीमीटर में एरर होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ में भी एरर है और इसकी, तो देखो पहले एरर किसमें था, लेंथ और ब्रेथ में, एरर वहां से किसमें चला गया, पैरीमीटर में। अगर मैं आपसे कहूं भैया एरिया कैलकुलेट करो तो क्या लिखोगे आप, क्या एरिया में एरर होगा या नहीं होगा, यानी एरर एक जगह से दूसरी जगह चला गया, और चलने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपगेशन। चलने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपगेशन। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे, या ये रूल बनाने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एरर का प्रोपगेशन आप कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके पेरीमीटर में कितना एरर है और इसके एरिया में कितना एरर है। बात समझ में आया। तो उसके लिए हमने अलग अलग रूल बनाए, हमने उसके लिए क्या बनाया बच्चे, अलग अलग रूल। एरर ऑफ सम और डिफरेंस, यानी एक रूल बनाया कि जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या दो क्वांटिटीज को माइनस करेंगे, तो उसमें आपका मैथ्स वाला पोर्शन तो एज इट इज जैसे आप करते हैं, एरर को कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे ये हम जान लेंगे। फॉर एग्जांपल जरा देखो, आपके पास ऐसे था, लेंथ थी कोई क्वांटिटी थी a 2 प्लस माइनस 0.1, बी एक क्वांटिटी थी 4 प्लस माइनस 0.3, ऐसे दो क्वांटिटी दी मैंने, और मैंने आपसे कहा a प्लस बी करो, इनके रिजल्ट को मैंने c लिख लिया, तो c किसके इक्वल है बेटा, 6 हो गया। क्या इस c में एरर है, एरर को किससे रिप्रेजेंट करता हूं, डेल्टा, वो कितना होगा ये जानना चाहता हूं। तो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो, हम लोग जो इनके एब्सोल्यूट एरर हैं उनका सम कर दिया करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, कितना हो गया 0.1 प्लस, कोई बच्चा कहेगा भैया माइनस क्यों नहीं करा, मैंने कल भी बताया था एरर आने से एरर बढ़ता है या घटता है, तो हमेशा क्या करेंगे एडिशन। तो कितना हो गया बच्चे ये 0.4, तो मेरे पास c प्लस माइनस डेल्टा c किसके इक्वल लिखा जाएगा, 6 प्लस माइनस, ठीक है। बात समझ में आई, ये कोई ज्यादा मुश्किल लो तो था नहीं, समझ में आया सबको। तो ये वाला जो हमने लो पढ़ा ये किसके लिए सही है बच्चे, एरर ऑफ सम और डिफरेंस, यानी जब हम सम और डिफरेंस करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो ये वाला लो काम आ जाएगा। कौन सा है ये लो, मैं लो को यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, इस कि हमारे पास है a प्लस माइनस डेल ए, b है प्लस माइनस डेल्टा c, और कोई फंक्शन है c a प्लस बी, तो डेल्टा c क्या लिखा जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कोई ज्यादा मुश्किल है क्या, ये आसान है। एडिशन में प्रोपोगेशन को कैसे ऐड करते समझ में। इस बात को भी हम वर्डों में लिख लें कि हम हमेशा क्या करेंगे बच्चे, सम करेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, सम करेंगे। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको। when two similar physical quantities are added or subtraction, absolute error in the final result is equals to the sum of absolute error in the
इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली बात लिख लेंगे। मैं ऊपर भी लिख देता हूं इसे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। समझ में तो है बेटा सबको? आसान है ये, बहुत आसान है। हमारे पास है a प्लस माइनस डेल्टा ए में एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा ए। बी में एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा बी। और आपको सी बोल दिया है a प्लस बी, तो डेल्टा सी किसके इक्वल? डेल ए प्लस डेल बी। ये बात सिर्फ एडिशन के लिए ट्रू है या सब्सट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है? दोनों के लिए ट्रू है। ये जो हमारी बात है ये दोनों के लिए ट्रू है। नहीं, 15 नंबर का बस 10 10 नहीं, हाँ याद कर लिया। फिर मैं बता देना, मैं वही क्वेश्चन ना डाल दूं जो तू कहेगा। लिख लिया आपने? ये आपको ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डेली पीडीएफ भेजता हूं तो क्वेश्चन होगा। आप लिख ले एरर प्रोपोगेशन का क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे लिख ले। वर्कशीट में भी आई है तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। चलो जी, या देखो, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर इज दिस एंड दिस, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। आपसे पूछा गया दोनों के बीच में क्या कैलकुलेट करना है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो T1 का टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरे का टेम्परेचर कितना बेटा? 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओ भाई 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 सुन लो, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 कितना हो गया? हाँ ठीक है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, हो गया सबको समझ में। बस ये पढ़ना है, अपना मैथ्स वाला उस तरह से कैलकुलेशन करो जैसे दे रखी है, अदरवाइज एरर तो आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट अरे बच्चे, ये रहा ना डेल्टा T1 और ये रहा डेल्टा, मुझे लगा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आप खुद समझ, माइनस एरर को कभी भी माइनस नहीं करते, हमेशा ऐड करते। ये तो मैंने लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द सम। सम के इक्वल होगा, डिफरेंस के इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन आपका ठीक है भैया, डिफरेंस के इक्वल क्यों नहीं होता? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, एरर में एरर आने से एरर बढ़ता है। क्लियर हो गया बच्चे? तो चाहे एडिशन आए चाहे सब्सट्रैक्शन आए, तो आप इस तरह से कर लोगे, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है जी, अगली बार चलते हैं। एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वेश्चन, यानी इसे मैं इस भाषा में भी लिख सकता हूं, किसमें? एरर प्रोपगेशन इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों के लिए एक ही रूल होगा, चाहे आप मल्टीप्लीकेशन की बात करो चाहे आप डिवीजन की बात करो, दोनों का रूल कैसा होगा बच्चे? सेम होगा।
एरर प्रोपगेशन इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब आप लिखना चाहो तो एरर ऑफ अ प्रोडक्ट हो रहा, क्वेश्चन भी लिख सकते हो, क्वेश्चन का मतलब शायद डिवीजन ही होगा। ठीक है, जरा चीजों को समझ के करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसका एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, हो सकता है कोई भी क्वांटिटी। मेरे पास एक दूसरी क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, समझ में आया। और मैंने एक फंक्शन लिखा z इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बी, तो a मल्टीप्लाइड बी तो सारे बच्चे कर देंगे, मैं डाटा भी लिख लेता हूं ऐसे ही 100 प्लस माइनस 0.1, यहां मैंने लिखा 50 प्लस माइनस 0.5, ऐसे कोई भी एरर हो सकता है। तो जरा ए क्रॉस बताओ, ए क्रॉस बी, हाँ बिल्कुल सही है, 500 आ जाएगा। कैसे करा आपने, 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 तो 500 आ गया, ये सबको समझ में आया। 5000 आ गया, 5000 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बात कर रहे थे एडिशन की ओर, तो हमने क्या करा था एरर कैलकुलेट करने के लिए, एब्सोल्यूट एरर का क्या कर दिया था, सम कर दिया था। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा तो सम ही, पर एब्सोल्यूट एरर का नहीं हो सकता, रिलेटिव एरर का सम होता है। किसका होता है बच्चे, रिलेटिव एरर। z का रिलेटिव एरर क्या लिखोगे आप, z का रिलेटिव एरर, क्यों, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा z बाई z, डेल्टा z इज द एब्सोल्यूट एरर एंड z इज द ट्रू वैल्यू। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, डेल्टा z, यानी z में कितना एरर, यही तो कैलकुलेट करना है। तो यहां पे एरर एब्सोल्यूट एरर का सम नहीं होता, किसका होता है बच्चे, रिलेटिव एरर के सम होते हैं। किसके होते हैं, रिलेटिव एरर, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z, ये क्या है, रिलेटिव एरर है, किसका, z का। इसमें ये होगा किसके इक्वल बच्चे, रिलेटिव एरर इन a डिवाइडेड बाई a प्लस रिलेटिव एरर इन b डिवाइडेड बाई, यहां भी तो सम है, वहां पे एब्सोल्यूट एरर का सम था, यहाँ पे इसका जो रिलेटिव एरर होगा वो सबके रिलेटिव एरर के किसके इक्वल होगा बच्चे, सम के इक्वल होगा। समझ में आया, एक न्यूमेरिकल कर लें इसका तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जरा देखो, अभी आप लिखो मत, फिर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर फाउंड टू बी दिस, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, हमें लेंथ क्या दे रखी है जरा बोलना, 15.12 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ब्रेथ बोलना 7.86 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है बच्चे मुझे, 4.16 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, परसेंटेज एरर को भूल जाते हैं हम, ऐसे बोलते हैं कि कैलकुलेट द एरर, हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द एरर। और कौन से एरर की बात कर रहा हूं मैं, रिलेटिव एरर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आपको, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन क्वांटिटी का क्या करने की जरूरत है बच्चे, मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन वाले रूल तो नहीं लगा सकते। वॉल्यूम का रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा वी बाई वी, और रिलेटिव एरर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल रिलेटिव एरर। तो क्या लिखोगे, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, हाँ डेल्टा एच अपॉन एच। वी है हमारे पास, हम कैलकुलेट कर लेंगे, 15.12 मल्टीप्लाइड बाई 7.86 मल्टीप्लाइड बाई, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। एल की वैल्यू है मेरे पास, कहाँ है, ये रही, डेल्टा एल की वैल्यू है कहाँ, 0.02, बी की वैल्यू है मेरे पास 7.86, डेल्टा बी की वैल्यू 0.01, एच की वैल्यू 4.16, डेल्टा एच की वैल्यू। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, रिलेटिव एरर। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया,
मैं आपसे कहता हूं मुझे रिलेटिव एरर नहीं, मुझे तो एब्सोल्यूट एरर बताओ। v की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो, v की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो तो क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर आएगा या नहीं? आपसे कहा जाता है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। ये क्या है बेटा? अगर इस टर्म में 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आसान बना, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। पक्का? एक बार इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट भी लिख दो। चलो ऐसे बिल्कुल गुस्सा आता होगा तुम्हें ना कि मैं ऐसे लिख देता हूं, तुम्हें लिखना पड़ता है। तो मैं घर बैठ के टाइप भी तो करता हूं इन सब चीजों को। नहीं, हमारे नोट्स वही शेयर करूंगा मैं जो आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। जो मेरे नोट्स होंगे उनका क्या फायदा तुम्हें? इन्हीं जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप लिख रहे हैं, वही आपके लिए एडवांटेज वाला पार्ट है। When two physical identities are multiplied or divided, then relative error of the final result is equals to the sum of relative errors in the individual physical quantity. और ये वाला सोल्व करके दिखाओ जल्दी से आप लोग, मुझे ये वाला पार्ट सोल्व करके दिखाना। नहीं, घर जाके क्यों करोगे? करो इसे जल्दी से, अरे जल्दी से करो। हाँ, ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करके बताना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? रिलेटिव एरर। तो और रिलेटिव एरर तो हमारा फॉर्मूला में कैलकुलेट करके देता है। बाद में जो भी आंसर आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। करो जल्दी से। फिजिकल आइडेंटिटीज भी ठीक है, क्वांटिटी होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन में बुक्स क्या करती है? महंगी महंगी चीजें लिखती हैं। क्योंकि अब आपको एक नया वर्ड मिला ना, आपके दिमाग में ऐसा होगा यार ये पता नहीं क्या आ गया। अब जब बुक में मिलेगा और आपके टीचर ने उस तरह से बात ही नहीं की, तो आप तो टीचर पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। हमारे टीचर तो बड़े खराब हैं, बस वो कमर्शियल करने के लिए लिखते हैं ऐसी ऐसी चीजें। और आज फिर एक वीडियो होगी, आज एक फिर वीडियो प्ले करेंगे, उसमें से आपको कुछ ढूंढना है। अच्छा, मैं 3 घंटे की मूवी दिखा दूं तुझे यहाँ? है वैल्यूज कैसे पुट करनी है भाई? ऐसे देखिए, मल्टीप्लाई कर यार। 15.12 15.12 मल्टीप्लाइड बाई 7. हाँ, पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसके बिना कैसे होगा? 4.16। तो वॉल्यूम किसी का आया बेटा? कितना आया? हाँ, करो 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 जल्दी से। करो जल्दी। कितना है बेटा? करो जल्दी जल्दी।
गलत आ रहा है। ये तो आप ही करोगे, ये इसे मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं कर दूंगा वो फिर भी आपके लिए 0 रहेगा। कंसेप्ट बता सकता हूँ मैं। तो इसका वॉल्यूम आएगा 494.38 के बाद भी वैल्यूज हैं 7712। ठीक है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया आपने। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? रिलेटिव एरर। तो आपने क्या लिखा? डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा L? 0.02 अपॉन 15.12 प्लस डेल्टा B अपॉन B 7.86 प्लस 4.16। बन गई बात। ऐसे ही तो, क्या मुश्किल है इसमें बताओ भाई? कुछ भी नहीं है ना, आसान है। अच्छा, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी, वो तो बस मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस कराई है तुम्हें, क्योंकि हमें ये तो क्या करना है, ये रेशियो तो फाइंड ही करना है, हमें V थोड़ा ना कैलकुलेट करना है। व्हाट इज रिलेटिव एरर? रेशियो ऑफ डेल्टा V बाई V, यानी ये तो हमें फाइंड ही करना है, तो इसमें V की जरूरत ही नहीं थी। हमें सिर्फ ये सोल्व करना है। जो भी वैल्यू आएगी उसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। तो क्या बन जाएगा? ये आपके पार्ट पे छोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, असाइनमेंट में है तो ये आपको करना ही करना है। ठीक है, नहीं होगा तो कल फिर मैं इसे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सिर्फ इसलिए कि आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा, आप 10th क्लास में नहीं हो। ठीक है, समझ में है बच्चे सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। एरर ड्यू टू पावर रेज्ड ऑन अ मेजर्ड क्वांटिटी। ये कोई नया रूल नहीं है, ये पुराना ही रूल है, ये पुराना ही रूल है। आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। देखो, रेज्ड पावर का मतलब क्या बेटा? यहां देखना सारे बच्चे, आपके पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a क्यूब। इसका मतलब क्या है z इज इक्वल टू a क्यूब का? ऐसे ही तो है। रिलेटिव एरर का तो सम करते हैं हम लोग, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा, इसके लिए डेल्टा a अपॉन a, इसके लिए भी क्या लिखोगे? प्लस a अपॉन a, और इसके लिए भी क्या लिखोगे? तो बेसिकली से मैं क्या लिख सकता हूं? ये तो कुछ भी मुश्किल रूल नहीं है, तो सबसे आसान रूल बना। ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही तो है, पर इसमें जो एक मजेदार चीज है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां देखो भाई सब लोग, z इज इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस सी पावर 3 ऐसे मान लेते हैं। और आपको कहीं लिख के दिया होगा कि भैया a प्लस डेल्टा a है और b प्लस डेल्टा b है और c प्लस डेल्टा c है। इनकी वैल्यूज हो सकती है और आपसे कहा जाएगा रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो इसमें। तो व्हाट इज रिलेटिव एरर? डेल्टा z अपॉन z 3 डेल्टा a अपॉन 3। क्यों आ गया? क्योंकि आप या तो उसे 3 बार लिख लो या अपनी समझ से 1 बार लिख लो, प्लस डेल्टा, अगर इसकी पावर 2 होती तो क्या करने की जरूरत है? 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। c को कैसे लिखूंगा बच्चे? प्लस डेल्टा c अपॉन c। कुछ बच्चे इसे ऐसे लिख लेते हैं a2 b2 c पावर -3। लिखने को आप लिख लो, पर हमेशा यहाँ पे प्लस ही आता है, क्योंकि एरर्स हमेशा क्या होते हैं बच्चे? ऐड होते हैं। तो जो डिवीजन में लिखा या ऊपर लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सबका क्या करना है बच्चे? हमें सम ही करना होता है। सबका हमें क्या करना होता है? सम। जरा इसमें आप लोग रिलेटिव एरर लिख के दिखाना इस वाले फॉर्मूले में जल्दी से। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा
लिखना एक बार, इसका रिलेटिव एरर लिखना, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। है मैं लिख देता हूं, z इज इक्वल टू a पावर 4 b पावर 1/3 डिवाइडेड बाई c d पावर 3/2, यानी c और d अपॉन में लिखे हुए, जैसे यहां पे ये c लिखा हुआ था अकेला। इसका रिलेटिव एरर लिख के दिखाना, देखते हैं कौन कौन लिख सकता है इसका रिलेटिव एरर। कर दिया पक्का? तो रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे आप इसका? सबसे आसान है ये। डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। डेल्टा सी बाई सी प्लस, अब आएगा डी, सी की पावर तो 1 थी तो उसके सामने तो 1 ही आएगा, या कुछ लिखा जाएगा? आसान है भाई ये, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब आप एरर का प्रोपोगेशन कर दोगे, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, या पावर्स हो। बेसिकली पावर्स कोई नया खेल थोड़ी ना है, ये तो मल्टीप्लिकेशन का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड पार्ट है, या नहीं है? समझ में आया आपको? तो एक नोट ज़रूर लिखेंगे हम, वो नोट आपको पता है क्या है? ये नोट क्या है? ये नोट बताओ ज़रा मुझे। Note that there is always positive sign between the in terms irrespective of the fact raised power is negative or positive। कि आपकी पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। बीच में साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली। एक एक क्वेश्चन आपकी होमवर्क शीट में, इसलिए 5 क्वेश्चन है आपकी होमवर्क शीट में, जनरली 4 होते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस वहां करेंगे तो हमारे सारे रूल एक बार रिवाइज हो जाएंगे। समझ में आया? कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, पक्का? अब आप लोग मुझे सर्टेन और अनसर्टेन के बारे में बताएंगे। आप लोग क्या समझते हैं सर्टेन से और अनसर्टेन से? एरर को छोड़ो, आप अपनी लाइफ में क्या समझते हो सर्टेन से? सर्टेन का मतलब फिक्स्ड और अनसर्टेन का मतलब नॉट फिक्स्ड, जो चेंज हो सकते हैं, ऐसे ही तो मतलब समझते हैं। सर्टेन मतलब श्योरिटी सी लगती है ना? इसका बच्चे का सर्टेन सा है कि ये अच्छा चला जाए, यानी श्योरिटी सी है। और अनसर्टेन का मतलब जो बदल सकता है, जिसकी हमें श्योरिटी ना हो, जिसकी हमें क्या ना हो बच्चे? श्योरिटी ना हो। यहाँ तक की बात समझ में? एक वीडियो है मेरी खुद की कार से शूट की हुई, तो उस वीडियो के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। होगी कहीं? डट जा, कह रहा हूं ना, है कहीं? पता नहीं, वो डंका नहीं था। डंका गाना बता कौन सा? अच्छा, पंजाबी जो समझ में, दैट मीन्स वो डंका नहीं है, वो तो जा चुका। चलो यहाँ देखते हैं, एक वीडियो देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी? एक बार मैं फिर प्ले करता हूं और आप स्पीडोमीटर पे ध्यान दें। चलो मैंने यहीं रोक दिया। ये जो सबसे बोल्ड है ये कार की स्पीड बता रही है, और ये मैंने खुद ही रिकॉर्ड करा है। बस मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे पता था कि एक दिन तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा ही, क्यों ना उसे रिलेट करें डे टू डे लाइफ से। उसमें लिखा हुआ है 68 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे कार की स्पीड है बच्चे, है ना? अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे या आगे करूं तो आप देखना कि ये स्पीड चेंज हो रही होगी, कम थी या ज्यादा थी, वो मुझे ये 68 से कहां चली गई? क्या मेरी कार की स्पीड ऐसे उसने ना ऐसे जंप करी होगी कि 68 से डायरेक्ट 69 हो जाए? वो ऐसे होगी 68.1, 68.2, और फिर बाद में जाके क्या हुई होगी? ऐसे ही तो हुई होगी। ये बात आपको समझ में आई? पता नहीं आपको दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा। इधर ना ऐसे लिखा हुआ होगा
ये कुछ फिगर लिखी हुई है 30, छोटा करके मैं बता सकता हूँ फिगर क्या है वो, 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर। ये यानी ओडोमीटर, मतलब अगर आप ट्रिप 0 करते हैं तो हम इससे करते हैं। तो दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस। दूसरा क्या लिखा हुआ है बेटा, कितना। अब कार सबने देखी है, सबके पास कार है, कोई मेरे पास नहीं है, सब आप लोग कार में बैठे और आपने ओडोमीटर ऑब्जर्व करा है। उस ओडोमीटर की आप कुछ चीजें मुझे बताना। आपकी कार में जो डिस्टेंस है, मतलब जो डिस्टेंस है वो ऐसे बदलता है ना कि 38.1 यानी 38 किलोमीटर 100 मीटर, मतलब ऐसी तो है कि हम 38 किलोमीटर 0.1 का मतलब था 100 मीटर, तो 100 मीटर पे बदलता है या नहीं बदलता। क्या आपकी कार ऐसी है कि 100 मीटर से डायरेक्टली 200 मीटर पे जा रही है, बीच में कोई फिगर भी तो बदलती है। यानी जब आपकी कार में ऐसे लिखा हुआ है 38.3, तो क्या उसका ये बिल्कुल मतलब है कि वो 38.300 मीटर पे ही है, या वो 350 भी हो सकती है, वो 320 भी हो सकती है, 310 भी हो सकती है। ऐसा है या नहीं है? जरूरी थोड़ी ना है कि वो सिर्फ 300 मीटर, जब 300 वो तब भी 300 दिखाता है, और जब 310 है, 320 है, 399 मीटर को भी ये क्या दिखाता है, ऐसे है या नहीं है। यानी ये वाली जो फिगर है ये सर्टेन है या अनसर्टेन है, अनसर्टेन। क्या ये कोई पक्की बात बता रहा है हमें, या हमें कंफ्यूजिंग का फिगर दे रहा है या नहीं दे रहा है, बात समझ में है। तो आप जब भी मेजरमेंट करोगे, जब भी मेजरमेंट करोगे तो एक फिगर तो ऐसी ही होगी जिसके बारे में हम अनसर्टेन होंगे, बिल्कुल ठीक से कुछ कह नहीं सकते, ठीक से बिल्कुल कुछ भी कह नहीं सकते। जैसे अगर मैं इसकी बात कर लूं 68 किलोमीटर पर आवर की कार की स्पीड है, तो आप सर्टेन अनसर्टेन 6 के बारे में या 8 के बारे में हो, 8 के बारे, ये बात तो पक्की है 60 की लाइन में है। अब ये 68.1 है या 68.4 है, 3 है, वो तो नहीं पता। तो यहाँ पे कितनी है बच्चे, ये जो 8 है ये कैसी फिगर है बच्चे, अनसर्टेन फिगर है। तो हर मेजरमेंट में अनसर्टेन फिगर होगी या नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो आपने डिस्टेंस मेजर करा, डिस्टेंस स्केल से, और आपके स्केल का रिजोल्यूशन है 1 mm, रिजोल्यूशन मतलब द लीस्ट काउंट। तो जब आपने मेजर करा, मतलब आपने मेजर कर दिया 20 सेंटीमीटर 3 mm, तो 3 mm जो बाद में है, ये आपने जो लिखा 28.3, ये 3 अनसर्टेन है या नहीं है। हो सकता है 3 पॉइंट मतलब 3.1 रहा हो या 3.2 रहा हो, क्योंकि उससे छोटा तो हमारा स्केल मेजर नहीं कर सकता। ये बात सबको समझ में है। तो एवरी मेजरमेंट हैज सम एरर ड्यू टू रिजोल्यूशन, मैंने बताया था उसे लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। तो हर फिगर में, फिगर कहां से जनरेट किया आपने, मेजरमेंट से जनरेट किया है। तो हर मेजर्ड फिगर में क्या सारी फिगर, हर मेजरमेंट में क्या सारी फिगर सर्टेन है या कुछ फिगर अनसर्टेन होती हैं, है ना। तो हम हमेशा अपनी फिगर में, हम हमेशा अपनी फिगर में एक अनसर्टेन फिगर को, फिगर मतलब अपने पूरी वैल्यू में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक अनसर्टेन फिगर को क्या कर सकते हैं बच्चे, टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। तो आपकी कोई भी वैल्यू में सारी फिगर सर्टेन, एक फिगर अनसर्टेन। अगर 2 फिगर अनसर्टेन होगी तो हमें कभी भी पसंद नहीं आएगा, बात समझ में। सारी फिगर सर्टेन और एक फिगर, उस ग्रुप को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। बात समझ में आया। ये आपको शायद इसी एग्जांपल से फील हो सकते हैं, अदरवाइज आप ना बस ये बोलते कि सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट। अब आपको बिल्कुल क्लियर है। आप कोई भी फिगर लिखो उसमें अनसर्टेनिटी है या नहीं है, तो एक फिगर हमेशा कैसी होती है बच्चे, अनसर्टेन होती है। और वो अनसर्टेन वाली पहले वाली होती है, लास्ट वाली होती है, जनरली लास्ट वाली होती है। इसके रूल भी देख लेंगे, किसको सर्टेन कहेंगे, किसको अनसर्टेन कहेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आई हमें ये बात। तो हम सर्टेन फिगर, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर की। तो आप बोलो क्या लिखो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर इज द सेट ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट प्लस प्लस 1 अनसर्टेन
सर्टेन डिजिट। और हमें पता है भाई ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं है जिसमें अनसर्टेनिटी ना हो। और ये अनसर्टेनिटी किसकी वजह से जनरेट होती है बच्चे? डिवाइस के रिजोल्यूशन की वजह से। हमारी कार सबसे छोटा डिस्टेंस क्या मेजर कर सकती है? 100 मीटर, उससे छोटा मेजर नहीं करती, तो हमारी में अनसर्टेनिटी आ गया। बात समझ में आ रहा है आपको? अगर हम स्केल की बात करें तो वो सबसे छोटा क्या मेजर कर सकता है? 1 mm, बट वहां भी तो रिजोल्यूशन है या नहीं है? स्क्रू गेज सिर्फ 0.01 mm, तो वहां भी अनसर्टेनिटी है, हर जगह होती है। तो वो सारी फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी जिनके पास सारे कैसे हों? सर्टेन डिजिट, जिनके बदले हैं, जिनके बारे में 100% श्योर है कितना ही है। क्या बिल्कुल श्योर हो कि अभी कार की जो स्पीड है वो 70 तो है, मतलब 7 की रेंज में तो है ना? इसे थोड़ा सा बदल देते हैं, तो ये थोड़ा फिगर अभी एक टिपिकल फिगर पे लगा हुआ है। अब देख लेते हैं 64 है ना, हम बिल्कुल है कि 60 तो है ही है, वो 4.5 है या 3.9 है उसके बारे में अभी हम सर्टेन नहीं है। तो यहां पे देखो सिर्फ कौन सी डिजिट सर्टेनिटी दे रही है आपको? 6, और दूसरी 4 अनसर्टेन है। पर हम सिग्निफिकेंट फिगर में किस किस का कॉम्बिनेशन लेंगे? एक अनसर्टेन बाकी सारी सर्टेन। तो लक बाई चांस हमारे पास डिजिट ही 2 हैं, एक अनसर्टेन है और एक क्या है बच्चे? सर्टेन है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलना है, किसको नहीं बोलना? तो उसके रूल्स है हमारे पास, उसके क्या बच्चे? रूल्स हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, SF फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले लिखो ऑल नोन, पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3-4 लाइनें छोड़ दो, बोर्ड आ जाएगा फिर मैं से 3-4 लाइनें छोड़ के दूसरा रूल लिखो। 3-4 या उससे ज्यादा लाइनें छोड़ देना। ऑल ट्रेलिंग, ऑल ट्रेलिंग, TRAILING, ऑल ट्रेलिंग यार, ट्रेलिंग स्लैश टर्मिनेटिंग zeros never be significant, never be significant। सब छोटा हो गया है। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स या कंसिडरिंग, दोनों सही है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सारी क्या है बच्चे? सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल वहां लिखा भी है 52.49, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। तो इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 4। 3 8 9 2 1 7, कितनी है इसके पास? 1 2 3 4 5 6। कोई ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं है, ये तो बड़ी आसान सी नॉलेज है। रूल नंबर 2 मैंने आपको क्या लिखवाया था? ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर कंसिडर्ड एज, नेवर बी कंसिडर्ड एज।
तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 2 को, वो अभी यहाँ है नहीं। जैसे 481700, ट्रेलिंग और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी भी नंबर को खत्म करने वाली जीरोस, है ना। ब्रैकेट में लिख लेना इफ, उसी में लिख लेना ब्रैकेट में, या कुछ मत लिखो, हम अगला रूल बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा लिख लेंगे, फिर वो कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितनी है बच्चे? 1 2 3 4, इसके पास 4 हो जाएंगी। ट्रेलिंग जीरोस जो एंड में है आपके नंबर के, वो जीरो कभी भी क्या नहीं है बच्चे? सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें देखना ये दो अनसर्टेन डिजिट कौन सा हो गया? 7। 481 क्या है? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन प्लस 1, तो इसके पास 4 हैं, तो पहले 3 तो कैसे हो गए? सर्टेन। ये 69 है या 71 है हमें थोड़ी ना पता है, तो ये वाली डिजिट भी कैसी है? अनसर्टेन है। बट एक अनसर्टेन डिजिट को तो क्या करना है? कंसीडर करना है। समझ में आ गया? अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। वो हमेशा क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, बस यहां तक का रूल पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। ये रूल नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 2 तो ये हो गया, ये 3 हो जाएगा। इसे 3 नंबर लिख लेना। जैसे 48075 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया ना। हाँ नहीं, कितने हो गए? इतना। 480750, इस पे बताओ कितने हैं? 5। वो ट्रेलिंग जीरो है। वो कैसा है? ट्रेलिंग जीरो। कितने रूल हो गए? फर्स्ट, सेकंड, और ये क्या हो गया? थर्ड। एक नया रूल, ये यहां से फोर्थ रूल लिख रहा हूं मैं, आप भी फोर्थ करके लिखेंगे। अगर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है, बोलो यहां देखो, अगर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है और जीरो ट्रेलिंग है, जीरो कैसी है? ट्रेलिंग है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जरा उस बात का मतलब समझना। मैंने लिखा 54800, इसका मतलब ये है कि यहां के दो प्लेस भी कुछ नहीं है भाई। अगर मैं 548 लिखता तो 8 कैसा कंसीडर किया जाता? अनसर्टेन। पर इसे सिग्निफिकेंट मानता ना, पर पॉइंट लगाने के बाद हमने लिख दिया कि इन दो लोकेशन पे भी कुछ भी नहीं है। ये श्योरिटी दे रहा है आपको। क्या दे रहा है आपको? श्योरिटी दे रहा है। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। 1 2 3 4। इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट इन द रिपोर्टेड वैल्यू, इवन देन दिस रूल इज नॉट इफेक्टेड। तो इसके बाद हम फोर्थ रूल लिखो। इफ अ नंबर हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन, इफ अ नंबर हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर जो आपका नंबर है उसके पास क्या है बच्चे? डेसिमल एक्सपेंशन है, देन ट्रेलिंग जीरो इज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। यानी उस कंडीशन में आपकी जो ट्रेलिंग जीरो है उन्हें क्या कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वाले केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चे? 5 4 8, क्योंकि पॉइंट के बाद के सारे जीरो क्या कंसीडर होंगे? सिग्निफिकेंट। इसमें बोलना 5904.0, 1 2 3 4, 590.31, 590.04। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के आने से ये भी क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट। इसकी भी श्योरिटी है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? तो ये वाला रूल भी समझ में आया। जल्दी लिखो रूल, और भी है। अगर ये होता सिर्फ 590 तो सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर थे, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ट्रेलिंग जीरो क्या कंसीडर नहीं होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जल्दी से 5 रूल हो गए भाई या 4? 4 हो गए। ये वाला फोर्थ है हमारा, वो उसी को एक्सटेंड करके लिखा हुआ है उन्होंने कि ये वाला रूल तब भी सही है अगर जीरो का क्या आ जाए बच्चे? इंट्रोडक्शन आ जाए नंबर में। ये आ गया ना, देखो 48.097 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 और 3 5। 48097 अभी भी 5 है।
यानी यहां भी ट्रू है और वो यहां भी ट्रू है। समझ में आया सबको भाई? नेक्स्ट रूल की तरफ चले, पक्का? इफ ए वैल्यू इज लेस देन 1, इसका मतलब होता है अगर वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या है? नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल। इसका ये तो मतलब है कि नंबर क्या हो रहा है बच्चे? डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आप डेसिमल, अगर ऐसी हो जाए कि आपके पास क्या है बच्चे, एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है, डेसिमल के राइट वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ट्रेलिंग जीरो अभी भी कैसे होंगे बच्चे? सिग्निफिकेंट होंगे। इफ आर रिपोर्टेड वैल्यू इज लेस देन 1, देन जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट अप टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 0.01 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 0.00083 दो हैं। 0.000078110 समझ में आया? ये वाले जीरो सिर्फ ये बताते हैं कि नंबर कितना छोटा है या नंबर कितना बड़ा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं लेके आते। समझ में आया? ये वाला रूल भी लिखो। चैप्टर 2 में तो बिल्कुल बेसिक बेसिक है, इसी तरह से चलेंगे हम लोग। चैप्टर 3 आपको ऐसे लगेगा थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा है, 9th क्लास में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आ जाएगा। फुल मजा आएगा आपको यहाँ पढ़ने में चैप्टर नंबर 4 से, मोशन इन प्लेन से, तब लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है। ये बेसिक कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं मैं आपको। सिग्निफिकेंट फिगर तो शायद पहली बार आया होगा, राउंडिंग ऑफ पहले से जानते होंगे थोड़ा थोड़ा, जिसे बहुत गलत करते हो तुम लोग, तो राउंडिंग ऑफ की भी सही सी नॉलेज बनाएंगे इस बार अपनी। ये रूल नंबर कौन सा हो गया हमारा? 5। हाँ अभी और भी हैं, 8 हैं, और भी रूल है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा हो जाएगा, इतना टाइम हुआ है। गर्मी नहीं लग रही क्या तुम्हें? तुझे ऐसे कर दूं मैं इसे, बिल्कुल इंक्लाइन हो गया भाई। लिखो कौन सा ला? अरे नहीं, मैं इधर एसी लगवा दूंगा इधर। अच्छा वो नेक वाला है, गर्मी नहीं लगती इससे? और लिख लिया भाई अब तो? चलो ये हमने लिख लिया कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो को कभी भी क्या कंसीडर नहीं करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं करेंगे। इफ देयर इज अ डेसिमल रिपोर्टेड वैल्यू ट्रेलिंग, ये भी हमने कर लिया है कि अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है तो ट्रेलिंग जीरोज आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। देयर इफ देयर इज सम एग्जैक्ट नंबर which is not measured value, then it has infinite number of significant digit. कुछ नंबर ऐसे होंगे जो मेजर्ड वैल्यू नहीं है, जो मेजर्ड वैल्यू नहीं है। पता है आपको कुछ ऐसे नंबर? पता है मुझे। ट्वेंटी 22/7 लिखा ही तो आपने 3.14 तक है, पर ये डेसिमल कभी खत्म नहीं होते, चलते चले जाएंगे। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो मेजर्ड नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज कैसी थी हमारी? मेजर्ड थी। ये मेजर्ड नहीं है, कैलकुलेशन है, तो इसमें क्या हो जाएंगे बच्चे? इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए। हाँ जी, उनमें भी इनफाइनाइट होगा। अभी मैं आपको सिखा दूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर से कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। आपका जवाब ये वाला समझ में आया सबको? जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 और ये चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। अगला रूल देख लेते हैं। वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट।
या इतना महंगा वर्ड यूज नहीं करते, सस्ता सा बताता हूं मैं आपके इसके लिए आसान भाषा, कि अगर हम एक क्वांटिटी को, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में बदलेंगे तो कभी भी उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलेंगी, कभी भी उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है 5 मीटर, इसे सेंटीमीटर में लिखो, अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 है, इसे सेंटीमीटर में लिखो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अभी भी 1 है या नहीं है? इसे मिलीमीटर में लिखो, अभी भी कितने हैं? एक ही है, 5000, तो 5000, अच्छा 50 लगेगी, 5000 कितने हो गए? तो एक ही है या नहीं है? तो कभी भी अगर हमने एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में गए हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करेंगे, जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही रहने चाहिए। समझ में आया? तो इसे भी ऐसे लिख लो, बाय चेंजिंग द यूनिट सिस्टम, बाय चेंजिंग द यूनिट सिस्टम सिग्निफिकेंट फिगर्स नेवर चेंज, by changing the unit system, by changing the unit system significant figures, changing the units significant figures never change, कभी नहीं बदलते। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखना, मैंने ऐसे लिखा 5.00 मीटर, मैंने लिखा 5.00 मीटर, सेंटीमीटर में लिखना इसे, आप क्या लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे, सिग्निफिकेंट फिगर बदल गए, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चे? ऐसे लिख नहीं सकता भाई, 5 मीटर में इतने सेंटीमीटर, और 10 टू दी पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। एक और पॉइंट डाल के लिखो, 10 टू दी पावर्स नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि आपको सारी क्वांटिटी कौन से नोटेशन में लिखनी है? साइंटिफिक नोटेशन, पहले दिन सिखाया था। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? हाँ है, एक पॉइंट के बाद, ठीक है। यहां भी देख लो कितनी है, 3, और यहां भी कितनी है, 3, क्योंकि 10 टू द पावर्स कभी भी क्या नहीं होते? सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। लास्ट रूल नहीं, ये हमने कर लिया कि अगर ट्रेलिंग 0 होगा तो हम क्या कर लेंगे उसे? भाई यहां देखो ना, 0.1760 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, ये आपको आता है, इस रूल को करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी। अच्छा, वर्कशीट नंबर 2 या 3 में ना मैंने सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन दे रखा है, तो आज करेंगे उसे। पहले जिसने करा होगा उसने वो ना कॉपी पेस्ट कर लिया कहीं से, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला वो असाइनमेंट आज करके लेके आएंगे। आज की शीट में हाँ जी, 6 में एक क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 में सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लिखना भी बैठे बैठे जो लिख सकता है